गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी 12वीं कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जिनको इस वर्ष 2025 में 12वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होना है, आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको इतिहास विषय की जो परीक्षा है 8 फरवरी को आप रूटीन भी निकल चुका है। इसका प्रोग्राम आप नोट भी कर लिए हैं। आप लोग को पता है कि इतिहास विषय की परीक्षा 8 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होने वाली है और बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है, जिसके आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। विभिन्न विषयों का अभ्यास कर लीजिए। आपको आज मैं इस वीडियो में इतिहास विषय की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके जो 100 प्रश्न मॉडल पेपर में जारी किए गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आप लोगों को विषय एक एक करके सभी का आंसर बताऊंगा। हालांकि इसमें 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन आप लोग 100 प्रश्नों को जान लीजिए और आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम देना है उसमें आपको बहुत कारगर साबित होगा, मददगार होगा। आप जान लीजिए इन सभी प्रश्नों का आंसर जो है बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है उसमें देख रहे हैं आपको कि 50 प्रश्न देने हैं, लेकिन आपको इन 50 प्रश्नों में 100 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, देख रहे हैं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। 50 प्रश्न का उत्तर देना है, 50 प्रश्न, लेकिन आप लोग 100 प्रश्न बनाइए। ठीक है, तैयार हो जाइए। चलिए, इतिहास विषय का जो आपके सामने देख रहे हैं, इतिहास विषय का 12वीं कक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अभिलेख देखते हैं, आता ही है। पुराना मंदिर, सिक्के भी आते हैं। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, तो पहला का सही उत्तर सी। दूसरा, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है, उसमें जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर दूसरा का बी। तीसरा है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता था। यहाँ के लोग सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से परिचित थे, लेकिन लोहा जो है वैदिक सभ्यता में लोगों को लोहा की जानकारी प्राप्त हुआ, तो इसलिए लोहा की जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं था सिंधु घाटी निवासी को, तो इसलिए सही उत्तर होगा तीसरा का डी, सही उत्तर डी। आगे चौथा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। जी हाँ, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो था उसे नाविकों का देश कहा जाता था, तो सही उत्तर सी। सबसे लंबे, प्रथमा प्रश्न है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। हड़प्पा शिलालेख का जो सबसे लंबे जो शिलालेख है उसमें कुल 26 चिन्ह अंकित थे, तो सही उत्तर डी। और छठा है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम ने अपना रिपोर्ट 1875 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, तो छठा प्रश्न का सही उत्तर बी। राजगीर जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद, बार बार हम बताते हैं आपको, 5 महाजनपद जो शक्तिशाली थे उसमें थे अवंती, वज्जी, कौशल, मगध और कुरु। इनमें सबसे महाशक्तिशाली था मगध, जिन्होंने सभी जनपदों को अपने अधीन कर लिया था। मगध जहाँ पर सबसे पहले प्रथम राजवंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, और यहाँ का प्रथम राजा था बृहद्रथ, जिसका पुत्र जरासंध, राजगीर में जिसका अखाड़ा है। तो राजगीर किस महाजनपद की राजधानी था, मगध, जिसके अंतर्गत पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, गया इत्यादि जिला वर्तमान में आते हैं, तो सातवां का सही उत्तर डी। 8वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। जी हाँ, अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, और इसकी रचना कौटिल्य, जिनको कि विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जानते थे, और यही अर्थशास्त्र के रचनाकार, जो 15 खंडों में प्रकाशित है। 15 खंड, अर्थशास्त्र के 15 खंड थे, और इसकी रचना कौटिल्य ने किया था, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते थे। चाणक्य जी ने ही अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करवाया था 322 ईस्वी पूर्व, तो 8वां का सही उत्तर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न का कि 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? जी हाँ, 9वां में है कि 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे R.E.M. व्हीलर। 9वां का बी ऑप्शन में दिया हुआ है R.E.M. व्हीलर, जो कि 1944 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। सही उत्तर बी। धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने, जो मौर्य वंश का राजा था, सबसे प्रतापी राजा, बिंदुसार का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिन्होंने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध किया था। और यही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। तो सही उत्तर 10वां का ए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और साधारण प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। सही उत्तर ए। इसके बाद तमिल संगम साहित्य में अनिमलई किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में दासों को अनिमलई कहा जाता था, जो भाड़े पर विभिन्न काम किया करते थे। दासों को अनिमलई कहा जाता था। तो सही उत्तर दास ऑप्शन नंबर सी में है। 12वां का सी, दासों को अनिमई कहा जाता था। पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता है? पाली भाषा में गृहपति किसानों को कहा जाता था। तो सही उत्तर 13वां का सी हो गया, किसानों को गृहपति कहा जाता था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था? गुप्त वंश का ये राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि विक्रमादित्य भी कहते थे, इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक ये शासन किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है कि हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, 14वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। प्रभावती किसकी पुत्री थी? ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और इनकी माँ का नाम रानी कुबेर नाग, ये इनकी पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेर नाग की। इनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। यानी प्रभावती जो देख रहे हैं, प्रभावती गुप्त, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और माता का नाम कुबेर नाग, इनका विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। तो 15 का सही उत्तर बी। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री 5वीं शताब्दी में भारत आया था। तो 16वां का सी, 5वीं शताब्दी सी में दिया हुआ है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते थे, उनके शासनकाल में भारत आया था और ये 399 से 412 ईस्वी तक भारत रहा था। तो 399 यानी ये तो हो गया, ये 400 मतलब 5वीं शताब्दी के सबसे पूर्वार्ध में ही। कब तक रहा था? 399 से 412 AD तक ये चीन यात्री यहाँ रहा था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। 16वां का उत्तर सी। चीन के महान दार्शनिक इनमें से कौन थे? जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, सुकरात और अरस्तु। तो इनमें कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे। चीन के महान दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस और लाओ त्सो का नाम जाना जाता है। कन्फ्यूशियस जो कि पेशे से एक शिक्षक थे और एक दार्शनिक भी थे चीन के। तो सही उत्तर बी। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ए में अग्नि, बी में इंद्र, सी में सोम और डी इनमें सभी। तो ऋग्वेद में इन सभी देवताओं की स्तुति किया गया है, अग्नि देवता की भी, इंद्र की भी, सोम की भी। तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 18वां का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 19वां का
19वां है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी? तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ में है? पाकिस्तान में। और ये गांधार की राजधानी था। ये 19वां का सही उत्तर डी। यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? 20वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए आप लोग बताइए, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। यौधेय गणराज्य ने सोना का, चांदी का, लोहा का या फिर तांबा का, किसका सिक्के जारी किया था? आपके सामने सही उत्तर होगा दिए गए विकल्प के अनुसार सी, तांबा का सिक्का जारी किया था यौधेय गणराज ने। 21वां प्रश्न है कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? जी हाँ, अशोक ने जो विभिन्न शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं अपने राज्य के विभिन्न प्रकार के कार्यों को लोगों को बताने के लिए, प्रजा में प्रचार प्रसार करने के लिए जो शिलालेख लिखा था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा था। और इसके शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। 21वां का सही उत्तर बी। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख है उसको सर्वप्रथम पता लगाया, पढ़ा। तो 21वां का सही उत्तर बी। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शक शासक रुद्रदमन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो पहले तो आप जानिए कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और इसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था। और निर्माण करवाया और वहाँ पर जो शिलालेख लिखा वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो सही उत्तर 22वां का सी। अगला प्रश्न है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। 23वां का सही उत्तर डी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 23 प्रश्नों को आप लोगों ने देख लिया, याद भी कीजिएगा, मिलाते जाइए। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिले, आप इसका लाभ उठाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से लगभग 6 किलोमीटर दूर बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो सही उत्तर 24वां का बी। सांची की स्तूप की खोज कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25वां है कि सांची की स्तूप जो अशोक द्वारा निर्मित है, सांची के स्तूप सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर ने किया था। तो 25वां का सही उत्तर यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सांची का स्तूप 1918 ईस्वी में किसने किया था? हेनरी टेलर ने किया था। सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर ने किया था। तो 25वां का सही उत्तर हो गया सी। 26वां जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ये जो ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। तो सही उत्तर बी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, ये अंतिम भी थे, अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और प्रथम फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 27वां प्रश्न है अल बरूनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? किताबुल हिंद जो है अल बरूनी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। 27वां का ए। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो सही उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 29 है, एक पुस्तक है 29 कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? हु आर द ऑथर ऑफ द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर?
ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे निकोलो, ये क्वेश्चन नंबर 29, फ्रैंकाइस बर्नियर। ये ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 29 का डी में ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रांसिस बर्नियर। ये ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे, तो सही उत्तर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आए और भारत में ही बस गया था? तो ये थे निकोलो मनुची, ये ऑप्शन नंबर सी। निकोलो मनुची भारत आए, यूरोपीय यात्री थे और भारत में इन्होंने अपना घर बना लिया, यहीं बस गए। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। पुरी में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में हैं? पुरी में भगवान जगन्नाथ विष्णु देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। भगवान विष्णु का यहाँ मूर्ति है जगन्नाथपुरी में। अगला प्रश्न है 32, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तांत्रिक पूजा पद्धति में तारा देवी, माँ तारा देवी को तांत्रिक तंत्र विधि विधान की देवी माना जाता है, तो 32वां का सही उत्तर हो जाएगा ए, तारा देवी। तारा देवी को तंत्र मंत्र की देवी कहा जाता है और ये तांत्रिक पूजा पद्धति में इन्हीं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर, तारा देवी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन स्त्री अलवार संत थी? क्वेश्चन नंबर 33 पर अब चले जाइए। अलावर संत कौन थी? अंडाल, देखिएगा अलावर संत क्वेश्चन नंबर क्या है 33। कौन स्त्री अलवार संत थी? तो ये अंडाल, ऑप्शन नंबर ए, अंडाल, इसे दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, ये एक अलावर संत थी, तो 33वां का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, चौंतीस। चलिए, थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, फिर आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नयनार संतों की रचना है? नयनार संतों की रचना निम्नलिखित में से कौन है? देखिएगा, रचना का नाम दिया हुआ है नलयीरा दिव्य प्रबंधम, तवरम, फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये दोनों ही रचनाएं जो हैं, नलयीरा दिव्य प्रबंधम और तवरम, दोनों ही नयनार संतों की रचना है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। 35वां, किस देश में आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिका जो है तजाकिस्तान के आए हुए मुसलमानों को कहा जाता था, तो सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी। 36वां, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख जो है किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया, मर्दुन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। तो निजामुद्दीन औलिया, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो है, इन्हें ही सुल्तान उल मशेख कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है खालसा पंथ का 5 प्रतीक का वर्णन किसने किया था? तो पहले तो जान जाइए कि खालसा पंथ के 5 प्रतीक चिन्ह थे क्या। खालसा पंथ के 5 प्रतीक चिन्ह थे, पाँचों क से जुड़ा हुआ है। 5 प्रतीक चिन्ह थे केश, कंगा, करा, कृपान, कच्छा। केश, कंगा, करा, कृपान और कच्छा, ये 5 प्रतीक चिन्ह थे और इसका वर्णन सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, ये किए थे, जिनका जन्म पटना के आनंदपुर साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न 38वां, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, और गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक, इन्होंने अपने भाई लहना, इनका नाम था, और जिनको कि गुरु अंगद भी कहते थे, इनको
जून 1539 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो 38वां का सही प्रश्न होगा कि डी 38 के बी गुरु अंगद, इनको लहना भी कहते थे, गुरु लहना, लहना इनको कब अपना उत्तराधिकारी बनाए थे? 14 जून 1553, 14 जून 1553, 14 जून 1553, सॉरी 14 जून 1553 बोल रहे हैं, 1439, 14 जून 1539 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने अपने भाई लहना या फिर गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो सही उत्तर बी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? 39वां है, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ये 1708 ईस्वी में इसको अंतिम संकलन किए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में किया था। और प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभिक इसको संकलन किया था अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी जो थे ये इनको प्रारंभ किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है उसका प्रारंभ गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किए और इसका अंत किए थे गुरु गोविंद सिंह 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 40वां क्वेश्चन है कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी, 9वीं, 14वीं या फिर 12वीं? 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा का उदय हुआ था कर्नाटक में। तो सही उत्तर सी। हरिहर बुक्का जो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, जिनके पिता का नाम संगम, तो संगम वंश के भी नाम से भी ये विजयनगर राज्य की स्थापना की है 1336 ईस्वी में। विकल्प में है 1336 के में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी में संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का नाम है और वंश यदि पूछा जाए तो संगम वंश। कौन वंश? संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 42वां, सुलुवा राजवंश का शासनकाल क्या था? सुलुवा राजवंश का शासनकाल विकल्प में देखिए 1485 से 1505, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यही सुलुवा राजवंश का शासनकाल था, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 43वां कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। तालीकोटा युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर और दक्कन के सल्तनत के बीच ये युद्ध हुआ था। विजयनगर इसमें हारा था और दक्कन के सल्तनत जीत लिया था और उसके बाद विजयनगर पर आराविदु का शासन स्थापित हुआ। आराविदु राजवंश जो दिल्ली के सल्तनत थे वो आराविदु राजवंश की स्थापना हुआ। तो सही उत्तर ए। चलिए अगला है 44वां प्रश्न है, हम्पी की खोज किसने किया था? हम्पी की खोज जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, कॉलिन मैकेंजी, जी हाँ कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज किया था और ये कर्नाटक में है 1800 ईस्वी में। कब किए थे? 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी ने किया था। सही उत्तर सी। 45वां, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? बहमनी राज्य की स्थापना विकल्प में देखिए
1206, 1336, 1347 और 1435। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था। डेट भी हम बता दे रहे हैं, 3 अगस्त 1347 ईस्वी को किया था। कौन? बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी को बहमनी राज्य की स्थापना किया था। सही उत्तर हो गया सी। 46वां प्रश्न है आपके सामने। अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज्जाक फ्रांस का राजदूत था, जो विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? नहीं, फारस का, फ्रांस बोल रहे हैं। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, जो विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारस, ये कब? विजयनगर के राजा कौन था? देवराय द्वितीय, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था अब्दुल रज्जाक। सही उत्तर ए, पर्सिया। 47वां क्वेश्चन है। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर देखते थे, विजयनगर कृष्णदेवराय, देवराय, तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? 48वां प्रश्न है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? गणेश, कार्तिकेय, विरूपाक्ष या विष्णु? विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष को कहा जाता था, जो शिव, विरूपाक्ष या शिव, ये विरूपाक्ष कौन थे? शिव को ही विरूपाक्ष कहा जाता था, जो विजयनगर के संरक्षक देवता कहलाते थे। तो सही उत्तर किसका? 48 का सही उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट 49, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता का समर्पित था? विट्ठल मंदिर का संबंध किस देवता से था? यहाँ भी विष्णु। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु देवता को ही विट्ठल देवता कहते थे। 50वां, अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था 16वीं शताब्दी में। तो कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक है अमुक्तमाल्यद, जो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, तो सही उत्तर सी। 51वां, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप और महानवमी को डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? डोमिंगो पेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 52वां, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल, किसने? अबुल फजल। अकबरनामा मुख्यतः 3 खंडों में था, 3 खंडों में विभक्त था। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहा जाता था? जिन्स ए कामिल जो था एक प्रकार का नकदी फसल था, और इसमें मुख्यतः कपास और गन्ना जो फसल थे, जो नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, इसी को जिन्स ए कामिल कहा जाता था, नकदी फसल के रूप में कपास और गन्ना। कपास एंड गन्ना, कपास एंड गन्ना। 53 का सही उत्तर सी। नेक्स्ट 54 प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई थी, वह क्या कहलाती थी? जजमानी। महाराष्ट्र में किसानों एवं दस्तकारों, किसानों के द्वारा जो दस्तकारों एवं सेवाओं के बदले जो जमीन दी जाती थी, उसको जजमानी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी। भारत में आलू और टमाटर तथा तंबाकू कहाँ से आया है? भारत में आलू, टमाटर इत्यादि जो है, तंबाकू, आलू, टमाटर, ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका से आया है। सही उत्तर डी। बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बादशाहनामा एक पुस्तक है जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। बादशाहनामा के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी
57वां आलमगीरनामा। आलमगीरनामा औरंगजेब को कहा जाता था, और आलमगीरनामा को किसने लिखवाया? चूँकि औरंगजेब को कहा जाता था तो इसलिए औरंगजेब ने लिखवाया, और इसको लिखा था मोहम्मद काजिम 1668 ईस्वी में। यह प्रश्न है लिखवाया किसने? तो औरंगजेब ने लिखवाया, ऑप्शन नंबर ए। और लिखा किसने? लेखक कौन था? लेखक मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम। कब लिखा था? 1668 ईस्वी में। औरंगजेब ने आलमगीरनामा नामक पुस्तक लिखवाया था। लेखक थे मोहम्मद काजिम, और 1668 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसमें कौन लिखवाया? तो औरंगजेब ने लिखवाया। अगला प्रश्न है तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में हुआ है? तुजुके बाबरी 58वां क्वेश्चन नंबर, ये तुर्की भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी 58वां का सही उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर क्या होगा? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह नाम से ही पता चला है, शांति, सार्वभौमिक शांति। सुलह मतलब होता है संधि करना। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होगा सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन नंबर ए। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश का अंतिम राजा, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, सबसे प्रतापी राजा सिकंदर लोदी, और सबसे अंतिम राजा जो अयोग्य राजा था इब्राहिम लोदी। इसको 1526 ईस्वी में मुग़ल बादशाह बाबर ने हरा करके भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, और प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। सही उत्तर बी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिका का जो सेनापति था लॉर्ड वाशिंगटन, बोल रहे हैं अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन, और ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश का कमांडर यानी सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बाद में चल करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। तो सही उत्तर ए। ब्रिटेन का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। 62वां क्वेश्चन, 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? ए है जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, कलेक्टरों का रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिक तालिकाएं, उपरोक्त सभी। ये सारे जो रिपोर्ट हैं और अर्जी हैं वो 5वीं रिपोर्ट में शामिल था। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। आनंद मठ किनकी कृति? बहुत ही हल्का प्रश्न है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, जिससे कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ की रचना कौन किया? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ की रचना किए। सही उत्तर ए। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। इन्हीं से लिया गया हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। सही उत्तर ए। अगला 64 प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? 64वां प्रश्न है, सूर्यास्त कानून इनमें से किस पर लागू था? रैयत पर, जमींदार पर, साहूकार पर, या ये सभी? जमींदारों पर यह कानून लागू था। बी। दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिनी कोह, जिसका संबंध बिरसा मुंडा क्रांति से, मुंडा विद्रोह से। 65वां का सही उत्तर 1800 नहीं, दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिनी कोह एक क्षेत्र था, और ये झारखंड के सिंहभूम जिला में। दामिनी कोह का सीमांकन 1832 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था 1861 ईस्वी में। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ये 12 अप्रैल 1861 से 9 अप्रैल 1865 ईस्वी तक अमेरिका में राष्ट्रपति रहे, और इन्हीं के शासनकाल में के दौरान में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था।
तो 1861 सही उत्तर बी। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने प्रजातंत्र की परिभाषा दिया था डेमोक्रेसी द पीपल, डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इब्राहिम लिंकन के समय में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश किया गया? दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 ईस्वी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, बहादुर शाह जफर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? 1857 का विद्रोह जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, जिसमें बिहार से नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली और बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और इसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए थे 10 मई 1857 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहीं से बत्तख मियां अंसारी भी थे। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को कब अधिग्रहण किया था? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध को अपने अधीन कर लिया था। और उस समय अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह थे। तो सही उत्तर अवध, जिसका नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और इसने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो सही उत्तर डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही सिंपल और हल्का प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। सही उत्तर सी। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था किया गया? बंगाल के सिपाहियों को किस अधिनियम के द्वारा समुद्र से पार भेजने का व्यवस्था किया गया? यह है चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने का व्यवस्था किया गया। सही उत्तर सी। 72 क्वेश्चन नंबर, ये सब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से है। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन सा व्यक्ति विख्यात था? फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह, ये डंका शाह के नाम से जाने जाते थे। मौलवी अब्दुल्ला शाह, पूरा नाम था मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये फैजाबाद के थे और इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। सही उत्तर बी। निम्नलिखित से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? इनमें से 4 विकल्प जो हैं, इनमें से मात्र एक ही विकल्प है जो कि अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिए जाने से इनकी मृत्यु हुआ था। तात्या टोपे, तात्या टोपे की मृत्यु अंग्रेजों ने फांसी देकर के दिया था। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया था। तात्या टोपे, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। कब लटकाया था? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दिया गया। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र करार दिया? किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था? तो इसका होता जेम्स ऑटम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था। ऑप्शन नंबर बी। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये तो सबको ही जानते हैं, हम लोग छठे सत्र में से पढ़ते आ रहे हैं। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाली कारतूस है ना, और जिसका प्रथम विद्रोह मंगल पांडे ने किया था बैरकपुर छावनी से। तो सही उत्तर इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
75 का, सही उत्तर। अगला है 76, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे बहुत आसान, इंडिया गेट नई दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में है? बॉम्बे, जो अभी मुंबई कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई और इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट इधर है तो दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जो पहले मुंबई था, तो उत्तर डी। अगला 77, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रथम प्रयास सबसे पहले कब किया गया था? संपूर्ण भारत में जनगणना कराने का सबसे पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1872 सही उत्तर होगा, सी। 1878 ईस्वी में द सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? नक्शा तैयार करने के लिए, पुरातात्विक अन्वेषण करने के लिए, राजस्व को निर्धारित करने के लिए, या जनगणना के लिए? तो भारत में नक्शा तैयार करने के उद्देश्य से सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, सही उत्तर 78 का ए। 79, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानडे। तो यहाँ महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एम.जी. रानडे, है ना। इनका गोपाल कृष्ण गोखले का एम.जी. रानडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 80, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? अहमदाबाद, गुजरात में सबसे पहले गांधी जी ने 17 जनवरी 1917 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जनवरी 1917 ईस्वी को कहाँ किए? गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट बहुत ही आसान है, 1916 ईस्वी में, जिसमें कि कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में जो बटा हुआ था फिर से एक साथ हो गया, और हिंदू मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया था 1916 ईस्वी में। ठीक है। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 82। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 82 है कि कब हुआ था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। ये कुल 21 दिन तक ये आंदोलन हुआ था, 21 डेज। महात्मा गांधी के द्वारा यह कपड़ा मिल में हड़ताल किया गया था, भूख हड़ताल किए थे। इसी में जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हो गया था। तो 82 का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 83, 1919 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्षता कौन किए थे? 1919 ईस्वी में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दिल्ली में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया, सही उत्तर डी। अगला है 84, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए थे? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो सही उत्तर ए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था, तो सही उत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के सदस्य इनमें से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी में से कोई नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन के एक भी सदस्य, जो 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसी के लिए इसको तो विरोध किया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किए थे, जिसके विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था सिर पर डंडे के प्रहार से। तो इसके एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। दिल्ली दिसंबर 1929 ईस्वी में
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ किया गया था? लाहौर में। लाहौर में वार्षिक अधिवेशन किया गया था। इसी के दौरान ये लाहौर सही उत्तर बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 87। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये सी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गौंडिन्यू कहाँ की थी? रानी गौंडिन्यू मणिपुर की रंगमई गांव में इनका जन्म हुआ था। गौंडिन्यू, तो ये मणिपुर की। सही उत्तर ए। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब किया गया था? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के समय में हुआ था। तो सही उत्तर अगस्त 1932। डेट भी बताते हैं 16 अगस्त 1932 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा किया था। सही उत्तर बी। नब्बे 7 अगस्त 1942 ईस्वी को 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया था। सही उत्तर होगा बी। बहुत सारे लोग गांधी जी लगा दिए हैं, गलत होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी प्रस्ताव पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 91। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में किए थे। उत्तर ए। 92 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉरेंस क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर सारे थे। लॉर्ड वायबल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93। क्लेमेंट एटली जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली थी, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? ये फरवरी 1947 ईस्वी में ही क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कर दिया था। तो फरवरी 1947 में जो ब्रिटेन के जो भारत की आज़ादी के समय जो प्रधानमंत्री थे वो एक घोषणा किए थे कि जून 1948 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ देगा। सही उत्तर बी। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन चाहे तो माउंटबेटन योजना कीजिए या फिर बाल्कन योजना, इसका परिणाम है माउंटबेटन योजना, बाल्कन योजना एक ही है। 95 प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुआ। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। तो अस्थायी यदि पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी जो 9 दिसंबर को बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष यदि पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, लेकिन प्रथम अस्थायी अध्यक्ष या सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सही उत्तर इसका क्वेश्चन के हिसाब से बी होगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, वो उसमें
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। 96 संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 1949 ईस्वी में। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। तो 1949 ऑप्शन नंबर डी। 96 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 97 हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान में किसने पेश किया था? आर.वी. धुलेकर, जो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आर.वी. धुलेकर ने 13 सितंबर 1949 ईस्वी को 13 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान में पेश किया था। और इन्हीं के देन है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया है। और 14 सितंबर को हम लोग भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 से लेकर के 21 सितंबर को हिंदी सप्ताह, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत सबसे पहले आर.वी. धुलेकर ने 13 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। सही उत्तर सी। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, जो अंतरिम सरकार में भी गृह मंत्री थे। सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 99 न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? एनी बेसेंट के द्वारा यह अखबार प्रकाशित किया गया था। 1893 में इसका प्रकाशन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसकी सबसे पहला प्रकाशन किया था। सही उत्तर बी। सीमांत गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? अंतिम प्रश्न और बहुत हल्का। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमोत्तर भारत के एक महान नेता थे, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सही उत्तर ए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार आपने सभी 100 प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को एक एक करके बताया। इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। और भी ऐसे कई ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस का भी जो मॉडल पेपर है उसका हम आंसर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसका वीडियो आपको अगले विभिन्न विषयों का भी आपको आंसर मिले, इसके लिए अभी तक यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो भी आपको मिले। ज्योग्राफी और पॉल साइंस का भी वीडियो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, विभिन्न प्रश्नों का आंसर देंगे। तब तक आप लोग तैयारी करते रहें। और इतना वीडियो आप लोगों ने देखा, मेरा समय दिया, आपका भी लाभ मेरा भी लाभ। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।